नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विन कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं नरेश गढ़वाल आपके साथ, और आज का अपना टॉपिक है स्टूडेंट्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मीन्स इसका मतलब है कि स्पाइनल कॉर्ड के जो एट बर्थ के समय कोई फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हुआ है, या फिर अपन बोले तो इंट्रा यूट्रन लाइफ जो होती है कि यूट्रस के अंदर जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा था उस समय यदि उसका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका यदि फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता है तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ये वर्ड लिखा गया है न्यूरल, ये किससे रिलेटेड है? नर्वस सिस्टम से। और नर्वस सिस्टम कौन सी जर्मिनल लेयर से बना होता है स्टूडेंट्स? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म इसका ओरिजिन, नर्वस सिस्टम का ओरिजिन कौन सी जर्मिनल लेयर के थ्रू होता है? उसका नाम है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म सबसे लास्ट में बनती है, सबसे स्टार्टिंग में बनती है एंडोडर्म। सबसे स्टार्टिंग में एंडोडर्म, देन मेसोडर्म, एंड फाइनली एक्टोडर्म। तो इस तरह से जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो एक्टोडर्म से क्या बनता है स्टूडेंट्स? नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। और स्पाइनल जो कॉर्ड होती है वो कैसी होती है? ट्यूब जैसी होती है। यदि फॉर्मेशन के अंदर कोई डिफेक्ट हो गया तो उसको बोल दिया न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। फिर बात करें कि माइलो डिस्प्लेजिया डिसरेफिज्म, इसका मतलब क्या है? माइलो मीन्स स्पाइनल कॉर्ड्स, ठीक है, उसकी जो नर्व्स हैं उसका यदि डिस्प्लेजिया हो जाए, बाहर की तरफ प्रोट्रूजन हो जाए, और डिसरेफिज्म भी उसी को बोला जाता है। माइलो डिस्प्लेजिया डिसरेफिज्म, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का अनदर नेम है, ठीक है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। फिर बात करें कि ये कितने टाइप से होते हैं। यदि आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा? स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। यदि आपसे पूछा जाए तो ये इस तरह से आपको इमेज दिया होगा एग्जाम के अंदर कि एक टफ्ट ऑफ हेयर उसके पीछे प्रेजेंट होगा। जो लंबोसेक्रल एरिया है उस रीजन पे क्या मिलेगा? टफ्ट ऑफ हेयर, बालों का गुच्छा देखने को मिलेगा। तो उसको बोल दिया स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, क्योंकि उसके अंदर कोई सिस्ट नहीं बन रहा, बाहर से आपको कुछ नहीं दिखाई देगा कि इसके न्यूरल ट्यूब के अंदर कोई डिफेक्ट है, ठीक है। आपको ओकुल्टा मीन्स होता है छिपा हुआ, ठीक है। यदि आपको विजन नहीं हो बाहर से, नॉट विजिबल, ओकुल्टा मतलब नॉट विजिबल, आपको बाहर से नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है सिस्टिका। सिस्टिका में सिस्ट जैसा बना होगा जो कि आपको बाहर से विजिबल है, ठीक है। ये दोनों मेनिंजोसील एंड माइलोमेनिंजोसील, ये दोनों ऐसी कंडीशन है जिनको आप देख सकते हैं। ये विजिबल कंडीशन है, बाहर से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला गया है? इन दोनों को सिस्टिका। सिस्टिका सिस्टिका को और अनदर नेम से भी जाना जाता है स्पाइना बाइफिडा एपरेटा। एपरेटा, तो आपसे सिस्टिका भी पूछ सकता है और एपरेटा भी पूछ सकता है कि स्पाइना बाइफिडा एपरेटा के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो आपके राइट आंसर जाना चाहिए मेनिंजोसील और माइलो मेनिंजोसील, ठीक है। मेनिंजोसील में क्या होती है? जो मेनिंजीज होती है, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड और पायामीटर, ये क्या होती है? प्रोट्रूड हो जाती है। जबकि माइलो मेनिंजोसील में क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाती है बाहर की तरफ, और मेनिंजीज भी, CSF, सब कुछ बाहर आ जाता है सिस्ट के अंदर, ठीक है। तो उसको बोला जाए माइलो मेनिंजोसील। मतलब जो भी वर्टिबल कॉलम के जो कंटेंट है यदि वो सभी उस पाउच के अंदर आ जाए, सिस्ट के अंदर आ जाए, तो उसको बोला गया माइलो मेनिंजोसील। और मेनिंजोसील में केवल और केवल मेनिंजीज, क्योंकि इसमें मेनिंजो लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, तो मेनिंजीज होती है अपने ब्रेन के अंदर ड्यूरामीटर, सेकंड होती है एरेक्नोइड और नीचे वाली होती है पायामीटर, जिससे सेरेब्रल टिश्यू अटैच में रहते हैं। तो इस तरह से अपन इनको, यदि इनका इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपका गलत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कि स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा में क्या हेयर पेचेस देखने को मिलेगा, ठीक है, और उनके अंदर सिस्ट देखने को मिलेगा। और सिस्ट के अंदर यदि सभी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो उसको माइलोमेनिंजोसील, और केवल ओनली पाउच बना हुआ है और उसके अंदर कोई नर्व्स नहीं है, ठीक है, इसके अंदर नर्व नहीं है, सेकंड वाले के अंदर
ठीक है, तो इसको बोल दिया मेनिंजोसील। तो आपका राइट जाना चाहिए इमेज बेस से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या कहती है स्टूडेंट्स? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली। ये जो नर्वस सिस्टम की जो कंजेनाइटल एनोमली है उनमें से सबसे कॉमन है, ठीक है, ये कॉमनली देखी जाती है। इट अकर ड्यू टू फेलियर ऑफ प्रॉपर क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब यदि प्रॉपर बर्थ के यदि जब उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उस दौरान यदि अच्छे से प्रॉपर नहीं होगा क्लोजर तो उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोल दिया। एंड कवरिंग मीजोडर्म, और मीजोडर्म अच्छे से कवर नहीं होगी, एक्टोडर्म नहीं होगी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये कौन से वीक के दौरान होता है? जब बच्चा यूट्रस के अंदर 3rd to 4th वीक के अंदर होता है, ठीक है। 3rd to 4th वीक मतलब इट मीन्स 1 मंथ का जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है उस दौरान क्या होता है? उसके न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है नॉर्मली। यदि उस दौरान यदि उसके मदर को यदि ऐसी कोई इन्फेक्शियस कंडीशन है या फिर उस मदर को फोलिक एसिड की कमी है, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखा जाता है कि जिन मदर्स के अंदर फोलिक एसिड विटामिन B9 की कमी है उनके अंदर क्या देखने को मिला? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो मदर या फिर स्मोकिंग करती है, अल्कोहल है, या फिर उसके लंबे समय से कोई एबनॉर्मलिटी है चल रही है, यूट्रस के अंदर एबनॉर्मलिटी है, तो उन वजह से क्या देखने को मिल सकता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यदि 3rd to 4th वीक के अंदर यदि अच्छे से नहीं हुआ तो उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट बात करें द वर्टिब्रल आर्क। जो वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रा, ठीक है, जो बोन का स्ट्रक्चर है पीछे बैकबोन में, ठीक है, जिसको अपन बैकबोन बोलते हैं वर्टिब्रा, तो ये 71 सेंटीमीटर की होती है स्टूडेंट्स मेल के अंदर, ठीक है, और फीमेल के अंदर ये होती है 61 सेंटीमीटर, ठीक है। 61 सेंटीमीटर की क्या होती है फीमेल के अंदर वर्टिब्रा। और यदि इस वर्टिब्रा के अंदर ये वर्टिबल कॉलम है, ये प्रोटेक्ट करता है बोन का क्या स्ट्रक्चर है? होलो स्ट्रक्चर है, लॉन्गिट्यूडनल। और इसके अंदर क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है जो कि इससे प्रोटेक्ट है। स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ बात करें तो 45 सेंटीमीटर स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ होती है नॉर्मल एडल्ट की स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है, 45 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछा हुआ है। फिर बात करते हैं वर्टिबल आर्क्स फेल टू फ्यूज इन लंबोसेक्रल एरिया। यदि वर्टिबल कॉलम फ्यूज होने से फेल हो जाए, अच्छे से फ्यूज नहीं हो, वर्टिबल कॉलम ही नहीं हो, तो वहीं से वो स्पाइनल कॉर्ड बाहर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। तो इसी को वर्टिबल आर्क फेल टू फ्यूज इन लंबोसेक्रल एरिया, ये भी एक रीजन है कि यदि अच्छे से जो वर्टिब्रा है वो नहीं बनेगी तो स्पाइनल कॉर्ड बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो इसलिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसकी बोन की। फिर है इंसिडेंस, मतलब कि कौन से मतलब कि कितनी बर्थ कितनी डिलीवरी होती हैं, जब उसमें से कितने बच्चों को क्या देखने को मिला? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जब नॉर्मली देखा गया कि जो 1000 बच्चे हैं, यदि 1000 बच्चों की डिलीवरियाँ होती हैं हॉस्पिटल के अंदर, उसमें से 3 से 4 बच्चे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के देखे गए, वो भी नॉर्थ एरिया के अंदर, ठीक है। इंडिया की बात करें तो नॉर्थ रीजन के अंदर क्या देखने को मिला? जब 1000 डिलीवरी पे स्टडी की गई, ठीक है, 1000 डिलीवरी पे स्टडी की गई, तो उस समय देखा गया कि 4 बच्चे किसके थे? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के। तो ये होता है इंसिडेंस। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एटियोलॉजी की, कि क्या कॉजेज हैं, ठीक है, क्या रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखा गया, ठीक है। तो मैटरनल रिस्क फैक्टर, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है मैटरनल रिस्क फैक्टर, कि माँ के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, ठीक है, जैसे कि जिंक एंड फोलिक एसिड, जिंक या फोलिक एसिड की कमी के कारण क्या देखा गया? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखा गया। तो फोलिक एसिड अपन जब भी आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट मदर को दी जाती है, आयरन और फोलिक एसिड, शॉर्ट में IFS को लिख देते हैं, आयरन फोलिक एसिड। ये इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई की जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स, 100 डेज के लिए। तो उसके अंदर होती है 100 mg, उसके अंदर आयरन होता है, आयरन में होता है स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस फॉर्म में होता है? तो फेरस सल्फेट फॉर्म में होता है, फेरस सल्फेट, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन। फिर है फोलिक एसिड की डोज कितनी होती है? उसके अंदर 500 माइक्रोग्राम, mg नहीं है स्टूडेंट, माइक्रोग्राम है, फोलिक एसिड की डोज माइक्रोग्राम में, ठीक है। तो ये आयरन फोलिक एसिड की जो टैबलेट दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके अंदर आयरन और फोलिक एसिड देखा जाता है।
जो इंडियन फीमेल्स हैं उनमें मोस्ट कॉमनली आयरन और फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया देखा जाता है, उसको डाइमॉर्फिक एनीमिया बोला जाता है। स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है? डाइमॉर्फिक एनीमिया। डाइमॉर्फिक एनीमिया। जो विटामिन B9 की कमी से एनीमिया होगा उसको बोलेंगे स्टूडेंट मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक मतलब उसके अंदर साइज, मेगलो, जहाँ पे भी वर्ड मेगलो आ जाता है लास्ट में किसी वर्ड के पीछे मेगलो है, इट मीन्स बड़ा हो जाना। और मेगलोब्लास्टिक, ब्लास्ट मतलब होता है इमेच्योर सेल, ठीक है। जब आरबीसी अपनी इमेच्योर फॉर्म में थी उसी समय वो बड़ी हो गई, ठीक है, वो मेच्योर नहीं हो पाई, उसी समय वो बड़ी हो गई, तो उसने बोल दिया मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। वो विटामिन B9 फोलिक एसिड की कमी से देखा जाता है। जबकि बात करें आयरन की कमी से तो आपने बोल दिया आयरन की कमी से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। ये किस टाइप का होता है? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आपके पूछा गया है कि जो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है, ठीक है, वो सेल की मॉर्फोलॉजी के आधार पे ये एनीमिया मैंने आपको बताया है कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, इस सेल की मॉर्फोलॉजी के बेस पे ये इसका क्लासिफिकेशन है कि इसमें लिखा हुआ है माइक्रोसाइटिक मतलब इसमें साइज छोटी हो जाएगी, आयरन की कमी के कारण साइज की छोटी हो जाएगी, इसलिए माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक मतलब उसके अंदर जो कलर होता है, रेडनेस होता है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्रोमिक वर्ड कलर के लिए यूज़ किया जाता है, तो हाइपो मतलब कम होना, तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलता है, और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 की कमी से। ये दोनों एनीमिया साथ में देखने को मिलते हैं इंडियन फीमेल्स के अंदर मोस्टली, तो उसको बोल दिया डाइमॉर्फिक एनीमिया। डाई मीन्स 2, इसके अंदर फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह से अपने पढ़ा मेटरनल रिस्क फैक्टर के अंदर जिंक एंड फोलिक एसिड की कमी के कारण। फिर पढ़े तो एल्कोहल, ठीक है, यदि मदर एल्कोहल ले रही है, एल्कोहल इंटेक कर रही है, तो उस वजह से भी बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी हो सकता है, अदर कंजेनाइटल डिफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। फिर बात करें रेडिएशन एक्सपोजर, यदि मदर के कोई इस तरह से कोई कंडीशन, कैंसरियस कंडीशन है जिसके कारण उसके रेडियोथेरेपी चल रही है लंबे समय से, तो रेडिएशन एक्सपोजर, बार बार रेडिएशन करवाने से भी क्या होता है, सेल का डिवीजन बढ़ जाता है, ये एक रिस्क फैक्टर है। कन्फर्म नहीं कह सकते, फिर भी ये रिस्क फैक्टर है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, या मदर के कौन सी डायबिटीज़ हो, IDDM टाइप की, IDDM, ये IDDM इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसका मतलब है इसके अंदर बच्चे के अंदर इंसुलिन की कमी होती है, ठीक है, 2 प्रकार की होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस और नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस। नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस यूजुअली एडल्ट्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, और इंसुलिन जिसका ट्रीटमेंट है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन क्या है, एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, ठीक है, वो देते हैं NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। जबकि यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ये क्या होता है, एट बर्थ से ही, बच्चे में जन्म से ही यदि इंसुलिन की कमी है तो उसको इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए बोला क्योंकि ये इसको इंसुलिन चलेगी, ठीक है, आगे जाके इसको इंसुलिन ही चलेगी। इंसुलिन को कौन से रूट से दिया जाता है स्टूडेंट्स, आप लोगों के ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबक्यूटेनियस रूट से इंसुलिन दिया जाता है। एब्डोमेन वाले रीजन पे एंगल रहेगा उसका 45 नहीं स्टूडेंट 90 डिग्री उसका एंगल रहेगा, और सबक्यूटेनियस रूट से इंसुलिन लगाई जाएगी। तो मदर के अंदर या तो कोई उसके डायबिटीज़ हो, जब भी उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के उसके बच्चे के अंदर चांसेस है। यूज ऑफ वेलप्रोइड, वेलप्रोइड ड्रग कैसी एक एंटीमेनिक ड्रग है स्टूडेंट, वेलप्रोइड कैसी है, एक एंटीमेनिक ड्रग है। मेनिया जब कंडीशन हो जाती है, मेनिया मतलब हाइपर एक्साइबिलिटी, ठीक है, ओवर एक्टिविटी, वो उसको बोलते हैं मेनिया कंडीशन। तो उसको डिप्रेस करने के लिए, कम करने के लिए एंटीमेनिक यूज़ करेंगे, उसके अंदर वेलप्रोइड यूज़ करते हैं, ठीक है। लिथियम एंटीमेनिक ड्रग है, ठीक है, लिथियम। एंड कार्बामाजिपिन को ड्रग ऑफ चॉइस माना गया है किसके अंदर, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जिसके वो टिकडोलूरेक्स या फिर
प्रोसोप्लेजिया, टिक्स, ठीक है, इनको बोला जाता है। तो उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है कार्बामाजिपिन। ये क्या है, एक एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है। कार्बामाजिपिन कैसी है, एक एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है। कन्वर्जेंट मीन्स सीजर्स, ठीक है, दौरे आना, एपिलेप्सी, फिट्स, ये एक ही वर्ड है, फिट्स, कन्वर्जन, एपिलेप्सी, ठीक है। तो उसके अंदर जो काम वो कौन सी ग्रुप की ड्रग है, ये कार्बामाजिपिन एंटी कन्वर्जेंट ड्रग की। उसके अंदर भी यदि बात करें, उसके भी यदि डीपली पढ़े तो इम्यूनोस्टिमुलेंट्स ग्रुप की ड्रग है ये, इम्यूनोस्टिमुलेंट्स। इम्यूनोस्टिमुलेंट्स के अंदर आती है एंटी कन्वर्जेंट, उसके अंदर आती है कार्बामाजिपिन, इसका अदर फॉर्म है ऑक्स कार्बामाजिपिन, वो भी उसका अल्टरनेट फॉर्म है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर यदि ये इन ड्रग्स का यूज़ करती है मदर, तो उसके अंदर उसके बच्चे के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और यदि पेशेंट विद ट्रायोसोमी, यदि मदर के कोई ट्रायोसोमी हो, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, ठीक है, या फिर टाउ सिंड्रोम, यदि 13 क्रोमोसोम के अंदर यदि प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट टाउ सिंड्रोम, टाउ सिंड्रोम। यदि 21 वाले क्रोमोसोम के अंदर प्रॉब्लम है, ट्रायोसोमी है, उसको डाउन सिंड्रोम अपने बोल दिया, ठीक है। और 18th वाले के अंदर है तो एडवर्ड सिंड्रोम। इन सिंड्रोम से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, ठीक है। फिर बात करें, स्पाइना बाइफिडा इज द मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। स्पाइना बाइफिडा क्या है, मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, क्योंकि न्यूरल ट्यूब क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि एनेन्सेफली आपने कंडीशन पढ़ी होगी, एनेन्सेफली, उसके अंदर बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है। एनेन्सेफली के कारण बच्चे मदर के अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, आपने पढ़ी होगी पॉलीहाइड्रोएमिनोज, पॉलीहाइड्रोएमिनोज। ये क्वेश्चन भी खूब बार आ चुका है कि एनेन्सेफली के अंदर क्या होता है, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता, तो ब्रेन टिश्यू बाहर की तरफ रहेंगे और उन टिश्यू से क्या होगा, सीक्रेशन निकलता रहेगा, जिससे कि मदर के जो यूट्रस है, उसके अंदर भी क्या है, एमनियोटिक कैविटी है, उसके अंदर बच्चा है, ठीक है, तो उसका जो फ्लूइड है वो बढ़ जाएगा। उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोएमिनोज। पॉली मीन्स बहुत सारा, हाइड्रोज मीन्स वाटर, एमनियोज मीन्स एमनियोटिक कैविटी के अंदर यदि वाटर का ऑक्सीजन हो जाता है, उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोएमिनोज, ठीक है। तो वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, एनेन्सेफली। एनेन्सेफली भी क्या है, अपने आप में एक क्या है, एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर ही अपन पढ़ते हैं, एनटीडी का ही टाइप है ये भी। तो एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है वो होता है स्पाइना बाइफिडा, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा ओकुल्टा और सिस्टिका। तो अपन बात कर रहे हैं इस 2 टाइप्स के, स्पाइना बाइफिडा, ओकुल्टा और सिस्टिका, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, और सेकंड बात करें सिस्टिका के भी 2 टाइप्स अपन ने पढ़े, मेनिंजोसील और माइलोमेनिंजोसील। इनके अपन ने स्टार्टिंग में इमेज अच्छे से देख लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इनका टाइप्स को, अपने को अच्छे से पढ़ना है कि किस तरह से इनके टाइप्स को होता है, क्या होता है इसके अंदर। तो ओकुल्टा, स्पाइना बाइफिडा, ओकुल्टा के अंदर क्या होता है, अपन ने पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड रिमेन इंटेक्ट, स्पाइनल कॉर्ड एकदम सही रहेगी, एंड नॉट विजिबल, उसके अंदर कोई भी आपको एबनॉर्मलिटी बाहर से नहीं दिखेगी ओकुल्टा के अंदर, क्योंकि ओकुल्टा का मतलब ही ये होता है छिपा हुआ। मेनिंजेस आर नॉट एक्सपोज टू स्किन सरफेस, बाहर की जो स्किन सरफेस है, ठीक है, उस पर एक्सपोज नहीं होगा, इस तरह से प्रोट्रूजन नहीं होगा। ऑर्गन्स आर नॉट प्रोट्रूड, ऑर्गन प्रोट्रूड नहीं रहेंगे, वहाँ पे क्या रहेगा, जहाँ पे भी एट द लोकेशन ऑफ डिफेक्ट, जहाँ पे भी अंदर की तरफ प्रॉब्लम होगी, तो देयर में बी टफ्ट ऑफ हेयर, बाहर की तरफ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, हेयर का गुच्छा देखने को मिलेगा, टफ्ट ऑफ हेयर उसको बोल देंगे। ये इस तरह से कोड है, यहाँ पे इस तरह से टफ्ट ऑफ हेयर देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिल सकता है, पोर्ट वाइन स्टेन, ठीक है, मतलब नीले कलर के इस तरह से यहाँ पे निशान, चिकत्ते, काइमोसिस कंडीशन देखने को मिल सकती है। स्टेन मतलब स्किन के ऊपर रेडनेस होना, ठीक है, रेडनेस, ब्लू कलर डिस्कलरेशन होना, पोर्ट वाइन स्टेन आपको देखने को मिल सकता है, मतलब थोड़ा बहुत कलर स्किन का चेंजेस वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये होता है स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा के अंदर। और इसके अंदर कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट नहीं देखने को मिलता, मतलब बच्चे के अंदर कोई भी ऐसे न्यूरोलॉजिकल जैसे कि सीजर्स आना, उसके अंदर कोई
न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी शो नहीं होती है ओकुल्टा के अंदर, ठीक है। जबकि अब बात करेंगे नेक्स्ट सिस्टिका की, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। सिस्टिका, इन दिस डिफेक्ट ऑर्गन्स आर प्रोट्रूड थ्रू द ओपनिंग एंड कवर्ड बाय ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोट्रूड तो हो जाता है जबकि इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, ये कवर्ड रहता है, ठीक है। सिस्टिका के अंदर इन दिस डिफेक्ट ऑर्गन्स आर प्रोट्रूड, बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सिस्टिका बोल दिया। और कवर्ड रहेगा, ट्रांसपेरेंट चीज से बाहर स्किन से कवर रहेगा, कवर इससे स्किन से बाहर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। उसको बोल दे सिस्टिका। सिस्टिका का मतलब ही होता है कि पाउच जैसा बन जाना। फिर नेक्स्ट बात करें, सिस्टिका के भी 2 टाइप अपन ने पढ़े थे, मेनिंजोसील और माइलो मेनिंजोसील, ठीक है। सिस्टिका को अपना दूसरा नाम बोले तो इसको एपराटा भी बोला जाता है, एपरेटा। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका बोल दो या फिर स्पाइना बाइफिडा एपरेटा। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, मेनिंजोसील, माइलो मेनिंजोसील। एक थर्ड टाइप और होता है स्टूडेंट, उसका नाम है माइलोस्काइसिस, माइलोस्कियसिस। इसको रेकिस्काइसिस भी बोलते हैं, रेकिस्काइसिस। किसी भी वर्ड से आपको एग्जाम में देके पूछ लेगा। माइलोस्काइसिस और रेकिस्काइसिस क्या है, एक सीवियर फॉर्म है किसकी, स्पाइना बाइफिडा एपरेटा या सिस्टिका की। ये एक सीवियर फॉर्म है, सीवियर। यदि आपसे पूछ लिया जाए सीवियर फॉर्म का स्पाइना बाइफिडा एपरेटा या सिस्टिका कौन सा होता है, रेकिस्काइसिस या माइलोस्काइसिस, ये सीवियरेस्ट फॉर्म का है, सबसे सीवियर फॉर्म का है। इसके अंदर क्या होता है, जो न्यूरल ट्यूब के जो कंटेंट है वो बाहर की तरफ हो जाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर कोई कवरिंग भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो उसको बोल दिया रेकिस्काइसिस और माइलोस्काइसिस। तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं मेनिंजोसील, ठीक है। तो प्रोट्रूजन इन्वॉल्व मेनिंजेस एंड ए sac like cyst that contains CSF in the midline of back, मेनली नंबर sacral एरिया के अंदर देखने को मिलेगा। अपन ने पढ़ लिया नो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट प्रेजेंट, इसके अंदर भी कोई न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे। स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड बाहर की तरफ नहीं आती, सिस्ट के अंदर नहीं आती है, ठीक है। जैसे इस तरह से ये मान लो, इस तरह से ये पाउच है, इस तरह से ये सिस्ट बना है। इस सिस्ट के अंदर कोई भी इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड का इस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। और ये किस में होता है, ये माइलो मेनिंजोसील में होता है, ठीक है। प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजिस भी आ जाएगी, ठीक है। जो सेक बना है उसके अंदर मेनिंजिस आ जाएगी। मेनिंजिस के अंदर अपन पढ़ते हैं ड्यूरामीटर, आर्कनोइडमीटर और पायोमीटर, ठीक है। CSF आ जाएगा जो कि एक क्या करता है, क्वेश्चन की तरह कार्य करता है, अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फ्लो करता रहता है, ठीक है, जो कि इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। नर्व रूट्स आ जाएंगी उसके अंदर एंड प्रोट्रूजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड भी, मतलब इस सिस्ट के अंदर जो भी कंटेंट है, ठीक है, अंदर की साइड वो बाहर की तरफ सिस्ट के अंदर आ जाएगा, वो उसको बोलते हैं माइलोमेनिंजोसील। एंड सेक इज कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन, बट अभी भी उसके एक सेक जो बाहर सेक रहेगा, सिस्ट बना उसके पतली सी थिन मेम्ब्रेन रहेगी। जबकि रेकिस्काइसिस जो थर्ड टाइप का है उसके अंदर कोई कवरिंग भी नहीं रहेगी, बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। थिन मेम्ब्रेन दैट इज नॉट प्रोन टू लीकेज और रप्चर, दैट इज प्रोन टू लीकेज और रप्चर। ये आगे जाके ये मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है यदि उसकी अच्छे से केयर नहीं की गई, ध्यान नहीं दिया गया, उस पर यदि प्रेशर पड़ गया, यदि बच्चा सुपाइन पोजीशन में लेट गया, ठीक है, तो उस पर प्रेशर पड़ेगा और रप्चर हो जाएगा। और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके ये जो सिस्ट बना है इसके अंदर इसमें सभी कुछ आ गया बाहर की तरफ, सिस्ट के अंदर सब आ गया, स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजिस, CSF, इसलिए इसके अंदर क्या है, ज़्यादा सीवियर फॉर्म का है ये भी, तो इसके अंदर भी साइन सिम्टम इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, माइलोमेनिंजोसील। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अपन ने टाइप्स पढ़े, सबसे पहले इमेज देख ली, फिर टाइप्स, डेफिनेशन, और अब बात करते हैं असेसमेंट फाइंडिंग। मतलब आपके सामने यदि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का बच्चा है तो आप उसके अंदर क्या क्या देखोगे, ठीक है, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें ओपनिंग इन द लंबोसेक्रल एरिया, ठीक है,
आपको ओपनिंग देखने को मिल सकती है पीठ के बैक वाले रीजन में, जो लंबोसेक्रल रीजन है, ठीक है, उस पे क्या आपको ओपनिंग देखने को मिल सकती है। सेकंड क्या देखने को मिल सकता है, टफ्ट ऑफ हेयर, बालों का गुच्छा देखने को मिल सकता है, या फिर पोर्ट वाइन स्टेन, वहाँ पे कोई रेड ब्लू ग्रीन जैसा स्किन का डिस्कलरेशन, ठीक है। और थर्ड बात करें, इस सेक में भी प्रोट्रूड, वहाँ से एक सेक भी निकला हुआ दिख सकता है, ठीक है। और पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है, बच्चे के जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, हाथ पैर जो पैर हैं, ठीक है, नीचे वाले पैर हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, उनके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, पैरालिसिस कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसको बोलते हैं पैराप्लाइजिया भी अपन बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का यदि पैरालिसिस हो जाना उसको बोलते हैं पैराप्लेजिया। प्लेजिया मीन्स पैरालिसिस, ठीक है, पैराप्लेजिया। तो पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, एबनॉर्मलिटी इन द ब्लैडर बाउल कंट्रोल, क्योंकि जो लंबा सेक्रल एरिया है वहाँ से क्या होती है, नर्व निकलेगी, पेरिफेरल नर्व निकलेगी, और वो खा जाती है अपने जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है, अपने बाउल ब्लैडर को सप्लाई होती है, अपने लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को, ठीक है। तो वहाँ पे नर्व की सप्लाई होती है, कहाँ से, लंबोसेक्रल एरिया से। यदि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है तो अब वो नर्व्स क्या है, अच्छे से नर्व का ट्रांसमिशन, ठीक है, अच्छे से नहीं कर पाएगी लोअर पार्ट पे, ठीक है। तो उस वजह से लोअर पार्ट पे पैरालिसिस देखना, या फिर बाउल ब्लैडर कंट्रोल में एबनॉर्मलिटी, मतलब बाउल ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस होता है कि जो बच्चा होगा उसके यूरिन कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी नर्व्स वहाँ की डैमेज हो चुकी है, अच्छे से बनी नहीं है, ठीक है। और हाइड्रोसिफिलिस कंडीशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपसे ये पूछा जाता है काफ़ी टाइम बार कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ अदर कौन सी प्रॉब्लम साथ में देखने को मिलती है, तो उसका नाम है हाइड्रोसिफिलिस। ये मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ मोस्टली देखी जाती है, क्योंकि CSF का इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर, इसलिए CSF का बढ़ना ही क्या होता है, हाइड्रोसिफिलिस होता है स्टूडेंट। फिर बात करें हिप इंस्टेबिलिटी। हिप इंस्टेबिलिटी मतलब बच्चे के अंदर लंबोसेक्रल एरिया के अंदर क्या है, वहाँ का इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, उसके नीचे क्या होता है, अपने हिप होते हैं, लंबोसेक्रल एरिया के नीचे क्या होता है, हिप होता है, तो वहाँ पे भी अच्छे से नर्व सप्लाई होगी नहीं होगी, तो उस वजह से बच्चे का जो हिप है वो अच्छे से स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो हिप इंस्टेबिलिटी, बाउल ब्लैडर कंट्रोल अच्छे से नहीं होगा, ठीक है, ये सब हाइड्रोसिफिलिस, सेक देखने को मिलेगा, टफ्ट ऑफ हेयर, या फिर ओपनिंग देखने को मिलेगी। ये सब आप जब बच्चे को असेसमेंट करोगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का होगा, तो यदि आपको ये सब देखने को मिलता है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसकी अब आगे डायग्नोसिस कराना चाहिए, CT स्कैन MRI करवानी चाहिए, क्योंकि ये किसका लग रहा है, ये बच्चा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस की। अब क्या करना है, आपने असेसमेंट कर लिया, अब CT स्कैन MRI की बात आती है, ठीक है। एंटीनेटल डायग्नोसिस, सबसे पहले बात करें कि यदि मदर के यूट्रस के अंदर बच्चा है और आप पहले ही उसकी जांच कराना चाहते हो कि बच्चा ठीक है कि नहीं है, ठीक है, उस दौरान यदि डायग्नोसिस कराते हो तो उसको बोला जाता है एंटीनेटल डायग्नोसिस, ठीक है। अभी बच्चा बाहर नहीं है, एंटीनेटल डायग्नोसिस में बच्चा यूट्रस के अंदर ही है, इंट्रायूट्रल लाइफ के अंदर ही है, ठीक है। यदि अपने को पहले ही पता लग जाएगा तो उसका क्या करवा देंगे स्टूडेंट, अपन एबॉर्शन करवा देंगे, क्योंकि 3rd to 4th वीक के दौरान ही क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है, उसी समय स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। यदि उस समय नहीं बनेगी तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा, और यदि वो अपन 10th वीक तक यदि अपन उसका पता कर लेंगे, ठीक है, 20 वीक्स तक यदि अपन पता कर लेंगे तो क्या हो सकता है, अपन उसको एबॉर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का बच्चा होता है उसके अंदर जो लाइफ की है वो बहुत डेंजरस कंडीशन होती है, ठीक है, इसलिए एंटीनेटल डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है। फिर बात करें एंटीनेटल डायग्नोसिस में क्या होता है, मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन, ठीक है, मदर के सीरम में, ठीक है, मदर के सीरम की ब्लड लेंगे, ब्लड के अंदर क्या होता है, सीरम होता है, ठीक है, उसमें क्या देखने को मिलेगा, अल्फा फिटोप्रोटीन बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, अल्फा फिटोप्रोटीन इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है, एट बर्थ, और अब बर्थ हो गया मान लो, ठीक है, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करना है जिसके अंदर अपने असेसमेंट में भी अपने पढ़ा, और CT स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये अपन करवाएंगे।
तो आपके लिए ये नोट है, ठीक है, स्पेशल पॉइंट है। इंक्रीज लेवल ऑफ अल्फा पिटोप्रोटीन बिटवीन द 14 to 16 वीक ऑफ गेस्टेशन एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट स्पाइना बाइफिडा, ठीक है, स्पाइना बाइफिडा। 14 to 16 वीक का मतलब है स्टूडेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर। अपन 3 ट्राइमेस्टर अपन पढ़ते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। कितने ट्राइमेस्टर होते हैं? 3 ट्राइमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है 13 वीक से लेके 29 वीक तक, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे लार्जेस्ट ट्राइमेस्टर कौन सा है, तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए थर्ड ट्राइमेस्टर क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर सबसे बड़ा होता है, ठीक है, जो कि 13 से 29 वीक तक होता है। तो उस दौरान ये 14 to 16 वीक भी किसके अंदर आ गए? सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर। इस दौरान क्या मिलेगा? अल्फा पिटोप्रोटीन का लेवल एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। अब बात करें अपन सोनोग्राफी की। आप पढ़ते हैं कि सोनोग्राफी मोस्टली की जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो सोनोग्राफी जब करेंगे तो उस दौरान स्पाइना बाइफिडा का यदि बच्चा है यूट्रस के अंदर, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? स्मॉल बाइपेराइटल डायमीटर। बाइपेराइटल डायमीटर क्या होता है ये समझ लेते हैं अपन, ठीक है। इस तरह से ये आपके सैगाइटल सूचर हो गया, ये कोरोनल सूचर है बच्चे के, और ये फ्रंटल सूचर है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोमिनेंट एमिनेंस होते हैं, जो उभार होते हैं यहाँ पे हेड वाले रीजन पे, ये प्रोमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ ये गैप है, इसको बोलते हैं बाइपेराइटल डायमीटर। ये होता है 9 to 9.5 सेंटीमीटर। नॉर्मल होता है 9 to 9.5 सेंटीमीटर क्या? बाइपेराइटल डायमीटर, बीपीडी, बाइपेराइटल डायमीटर। तो यदि ये 9 से कम रहेगा तो इसको बोल देंगे स्मॉल बाइपेराइटल डायमीटर। तो स्मॉल बाइपेराइटल डायमीटर देखने को मिलेगा जब यूएसजी अपन करेंगे। और वेंट्रिकुलोमेगेली, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ब्रेन वेंट्रिकल्स कितने होते हैं स्टूडेंट? 4 ब्रेन वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। राइट लेफ्ट हो गया, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। इस तरह से 4 वेंट्रिकल होते हैं। तो उनके अंदर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सीएसएफ अपन ने पढ़ा कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ एक कंडीशन देखने को मिलती है हाइड्रोसिफिलस, ठीक है। जब हाइड्रोसिफिलस मतलब पानी का इकट्ठा हो जाना, जब सीएसएफ एक्यूमुलेट हो जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर तो वो बड़े हो जाएंगे। तो वेंट्रिकुलोमेगेली, मैंने आपको वर्ड बताया था, जहाँ पे भी मिगोलो या मेगेली वर्ड आ जाता है उसका मतलब एनलार्जमेंट होना। तो जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं, इस तरह से आप पढ़ते हो हार्ट के वेंट्रिकल्स वो होते हैं 2 होते हैं, ठीक है। इस तरह ब्रेन के वेंट्रिकल्स 4 होते हैं, ठीक है। उनके अंदर एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। फ्रंटल बोन स्कोपोलिंग, जो फ्रंटल बोन है, ठीक है, हेड की आगे की वाली बोन है, वो इस तरह से हो जाएगी। जैसे ये फ्रंट बोन है, ये फ्रंटल बोन आगे की तरफ इस तरह से हो जाएगी, इसको बोलेंगे फ्रंटल बोन स्कोपोलिंग, ठीक है, स्कोलोपिंग। इसको बोलते हैं लेमन साइन। लेमन साइन देखने को मिलता है, इसका नाम लेमन साइन दे दिया, ठीक है। जब सोनोग्राफी करेंगे उस दौरान यदि बच्चे की फ्रंटल जो बोन है उसकी स्कोलोपिंग हो रखी है, ठीक है, आगे की तरफ निकल रखी है, तो उसको बोल दिया लेमन साइन, ठीक है। क्योंकि लेमन भी कुछ ऐसा ही दिखने को मिलता है, इस तरह से होता है लेमन, आगे की तरफ से यूँ, ठीक है, गोल गोल, फिर पीछे की तरफ से यूँ, ठीक है। तो लेमन भी आगे की तरफ से देखना इस तरह से थोड़ा सा निकला हुआ होता है, जैसे कि फ्रंटल बोन बच्चे के अंदर निकल जाती है, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के वाले के अंदर। फिर बात करें इलॉन्गेशन एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेरेबलम। सेरेबलम किस तरह से होता है अपन समझते हैं। ये आपका इस तरह से ब्रेन है, और यहाँ पे क्या होता है? सेरेब्रम होता है, सेरिबेलम, ब्रम नहीं सेरिबेलम, ठीक है। ये मैंने इस तरह से काट के शो किया हुआ है आपको, इस तरह से आप ये ब्रेन इस तरह से आप इमेज देखते हैं। तो ये वाला कौन सा पार्ट है? ये सेरेबेलम वाला पार्ट है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? यहाँ से यदि मान लो वर्टिब्रा का अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये वर्टिब्रा होती है स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ, ठीक है, चारों तरफ, ठीक है। तो यहाँ से यदि ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि अच्छे से यदि बोन नहीं बनेगी, ठीक है, ये सेरेबेलम यदि इसके अंदर आ जाएगा, ये वर्टिब्रा के अंदर आ जाएगा, तो उसको बोल दिया इलोंगेशन एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेरेबेलम। सेरेबेलम का इलोंगेशन लंबा हो जाना और नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो जाना, तो उसको बोल दिया बनाना साइन, ठीक है। अब अपन इसकी इमेज भी आपको पूछी जा सकती है एम्स के अंदर कि किस तरह से इमेज होती है लेमन साइन की, बनाना साइन की। सोनोग्राफी जब करते हैं तो कैसा देखने को मिलता है।
तो उसकी बात करें नेक्स्ट, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा जब आप, तो फ्रेंड्स अपन बात कर रहे थे कि किस तरह से बनाना साइन और लेमन साइन देखने को मिलता है जब अपन सोनोग्राफी करते हैं और बच्चा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का है। तो बनाना साइन में क्या हो रहा था स्टूडेंट कि फ्रंट इलोंगिनेशन हो रहा था सेरेबेलम का, किसका, सेरिबेलम, सेरिबेलम पार्ट होता है, ठीक है, पीछे की तरफ होता है ओसिपिटल लोब के अंदर, बात करें तो ओसिपिटल लोब के अंदर, तो उसका क्या हो जाता है, इलोंगिनेशन होता है। इस तरह से ये सेरेबेलम इस तरह से होता है पीछे की तरफ, तो ये इसका लंबा हो जाना और नीचे की तरफ हो जाना, तो इस तरह से ये दिखाई देगा। जिस तरह से देखो इसमें ये देखने को मिल रहा है इस तरह से, ये क्या हो रहा है, एक बनाना जैसा बन गया, ठीक है, केले जैसा, तो इसको बोल दिया बनाना साइन, ठीक है, क्या बोला इसको, बनाना साइन। और जब फ्रंटल बोन की स्कोपोलिंग हो जाए, ये फ्रंटल बोन है बच्चे की और इस तरह से ये बाहर की तरफ निकल गई है, ठीक है, इसको बोला फ्रंटल बोन स्कोपोलिंग, फ्रंटल बोन स्केलोपिंग, स्केलोपिंग, ठीक है। तो ये कौन सा साइन हो गया स्टूडेंट, लेमन साइन, लेमन साइन, क्लियर है। ये आपको जब आप सोनोग्राफी देखेंगे तो उसके अंदर देखने को मिलेगा, लेमन साइन और बनाना साइन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर। आपको ये अच्छे से इमेज भी देख लेना है, यदि इमेज बेस से यदि आपके क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका करेक्ट जाना चाहिए। फिर बात करें अपन कि इसके अंदर इंटरवेंशन क्या करना है, ठीक है। अब अपने डायग्नोसिस कर लिया, अब अपनी बारी आती है इंटरवेंशन की, ठीक है। तो प्रोवाइड ए प्रोन पोजीशन, बच्चे को कौन सी पोजीशन में रखना चाहिए, जिस बच्चे के स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा सिस्टिका जैसी कंडीशन है, सिस्टिका वाली मेनली, जिसके अंदर पीछे की तरफ सिस्ट बना हुआ है, तो सिस्ट क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है, ठीक है, उस वजह से उसके जो सीवियरिटी है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए उसको प्रोन पोजीशन, उल्टा ही लेटाना है, ऐसे बच्चे को उल्टा लेटाना है, क्योंकि उसके पीछे की तरफ क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है, सिस्ट बना हुआ है और रप्चर हो सकता है, वहाँ पे इन्फेक्शन के चांस हो जाएंगे फिर, ठीक है। इसलिए प्रोन पोजीशन, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पूछा जाएगा कि कौन सी पोजीशन देनी है। पोजीशन पे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रोसीजर के अंदर कौन सी पोजीशन देनी है पेशेंट को, कौन सी डिजीज़ कंडीशन के अंदर कौन सी पोजीशन देनी है। तो पोजीशन बहुत अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोन पोजीशन टू प्रिवेंट इंजरी ऑफ डिफेक्ट, जहाँ पे जो डिफेक्ट है उस पर कोई इंजरी नहीं हो जाए, इसलिए अपने को प्रोन पोजीशन में बच्चे को लेटाना है। सेकंड बात करें तो कवर द डिफेक्ट विद एनएस डिप्ड गोज, जो क्योंकि ये सेक है, ठीक है, ये सेक क्या होगा, जब एयर जब चलेगी, ड्राई एयर होगी, तो उस वजह से क्या होगा, ये इस पर क्रैक हो जाएगा, स्किन ब्रेक डाउन हो जाएगी, रप्चर होने के चांस हो जाएंगे। इसलिए बच्चे के जो सेक बना हुआ है उसको एनएस में, नॉर्मल सैनाइल में डिप करके उस पर गोज लगा देना है, ठीक है। और वो गोज ऐसा होना चाहिए, चिपकने वाला नहीं होना चाहिए, वरना चिपक जाएगा तो वो स्किन को अपने साथ अटैच करके बाहर खींच लेगा, ठीक है। इसलिए वो नॉन एडरेंट भी होना चाहिए। फिर बात करें सर्जिकल की, सर्जरी के थ्रू क्या करेंगे, द प्रोट्रूड ऑर्गन्स आर रिवर्टेड बैक टू द नॉर्मल लोकेशन एंड द डिफेक्ट इज क्लोज। जिस तरह से वो बाहर की तरफ निकला उसको वापस से अंदर कर दिया जाएगा सर्जरी के थ्रू और उसको क्लोज कर दिया जाएगा। यही क्या है, इसका सर्जिकल मैनेजमेंट है। फिर बात करें प्रोटेक्ट सेक को प्रोटेक्ट कैसे करना है, कवर विद स्टाइल, जो आप गोज लेंगे वो एकदम स्टाइल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो ओपन था गोज, ठीक है, एकदम पैक्ड होना चाहिए, स्टाइल्ड होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, सूखा ड्राई नहीं होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, वेट होना चाहिए, नॉन एडरेंट होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए। टू मेंटेन द मॉइस्चर सेक एंड चेंज ड्रेसिंग एवरी 2 to 4 आवर, और कितने आवर से आपको ड्रेसिंग को चेंज करना है, ठीक है, एवरी 2 to 4 आवर्ली ड्रेसिंग को चेंज करना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने घंटे से चेंज करनी होती है, ठीक है। वो वेट होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, नॉन एडरेंट होना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन बच्चे के अंदर नहीं हो। फिर बात करें एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक, यदि बच्चे के अंदर फीवर भी है तो आपको एंटीबायोटिक देनी है, ठीक है, एंटीपायरेटिक और एंटीबायोटिक। एडमिनिस्टर एंटीकोलर्जिक ड्रग्स, एंटीकोलर्जिक ड्रग्स भी यूज़ करनी है टू इम्प्रूव यूरिन कॉन्टिनेंस, ठीक है, ताकि यूरिन के अंदर जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो रहा था वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। एंटीकोलर्जिक ड्रग क्या करवाती है, उसकी वजह से जो यूरिन
बच्चे के अंदर रिटेंड हो रहा था वो रिटेंड नहीं होगा, अब अच्छे से उसका यूरिनेशन अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़ करेंगे। एंड लेग्जेटिव टू अचीव बाउल इनकॉन्टिनेंस, यदि बच्चे के अंदर बाउल इनकॉन्टिनेंस है, ठीक है, मतलब स्टूल पास आउट के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि बाउल और ब्लैडर क्या हो जाते हैं, कंट्रोल में नहीं होते हैं बच्चे के, ठीक है। तो बाउल को कंट्रोल में लाने के लिए लेग्जेटिव यूज़ करेंगे, क्योंकि ठीक है, क्योंकि पैरालिसिस हो चुका है उसका लोअर पार्ट। जब भी पैरालिसिस कंडीशन होती है स्टूडेंट, तो बाउल ब्लैडर क्या हो जाते हैं, एकदम सुस्त पड़ जाते हैं, एटोनिक कंडीशन हो जाती है, तो बच्चे का स्टूल पास आउट नहीं होगा, क्योंकि जो ब्लैडर बाउल वाला रीजन है, रेक्टम एनस वाला रीजन है, वहाँ पे क्या हो गया, पेरिस्टाल्टिक एक्शन अब नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नर्व का क्या हो चुका है, अच्छे से नर्व्स का ट्रांसमिशन अच्छे से नहीं हो रहा, तो इस वजह से पेरिस्टाल्सिस नहीं होंगे तो स्टूल है वो आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, वो वहीं रह जाएगा, कॉन्स्टिपेशन कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। उसको क्लियर करने के लिए, स्टूल को क्लियर करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, लेग्जेटिव यूज़ करते हैं, ठीक है। लेग्जेटिव क्या करेगा, स्टूल को सॉफ्टनेस प्रोवाइड कराएगा, उस वजह से स्टूल पास आउट हो जाएगा। फिर बात करें फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, अपन ने स्टार्टिंग में बात कर ली थी कि आयरन फोलिक एसिड टेबलेट देना होता है मदर को, ठीक है। वो कब देना होता है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 मंथ बिफोर कंसेप्शन, ठीक है। जब मदर कंसेप्शन करे 3 मंथ बिफोर कंसेप्शन। यदि कोई लेडी आपके पास आती है फैमिली प्लानिंग के लिए, तो आपको फैमिली प्लानिंग में क्या बताना है, क्या देना है, उसको एडवाइस देना है कि 3 मंथ पहले से ही आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट उसके स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। जब भी वो कंसेप्शन करना चाहे उससे 3 मंथ पहले ही स्टार्ट कर देनी है आयरन फोलिक एसिड की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने महीने पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये क्वेश्चन आपके बहुत बार आ चुका है स्टूडेंट कि फोलिक एसिड की कौन से विटामिन के कमी के कारण क्या देखने को मिलता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें इंटरवेंशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। अब अपने बात की थी पेशेंट का सर्जरी के थ्रू क्या करेंगे, बच्चे का क्लोज कर देंगे, जो रिवर्ट बाहर की तरफ निकल रहा है, प्रोट्रूड हो रहा है, उसको रिवर्ट कर देंगे वापस से, ठीक है। वो जो ऑर्गन्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं सिस्ट के अंदर, उसको रिवर्ट कर देंगे। अब क्या करना, अब क्या नर्सिंग केयर करवानी है, ऑपरेशन से बाहर बच्चा आ गया, ठीक है, ऑपरेट हो गए, अब उसकी केयर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूज एसेप्टिक टेक्निक अपनानी है, सेप्टिक कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। आपको स्ट्राइल गोज यूज करना है क्लीन करने के लिए, स्ट्राइल टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है ड्यूरिंग ड्रेसिंग चेंजेस, और एवरी 2 to 4 आवरली क्या करना है, ड्रेसिंग चेंज करनी है। असेस फॉर द साइन ऑफ इन्फेक्शन के साइन चेक करने हैं। इन्फेक्शन के साइन चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बच्चे का बॉडी टेम्परेचर चेक करना है। ऑलवेज मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इंक्रीज ICP, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोसिप्लस वाली कंडीशन भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर देखने को मिलती है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो नियोनेट की बात करें अपन, नियोनेट के अंदर ICP होता है लेस देन 5 mmHg, ठीक है, 5 mmHg से कम होता है नियोनेट्स के अंदर, ठीक है। यदि अपन एल्डर की बात करें तो 5 से 15 mmHg नॉर्मल ICP होता है, ठीक है। यदि नियोनेट के अंदर 5 mmHg से भी ज़्यादा है प्रेशर, तो उसको बोल देंगे इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ ही मिलेगा, ICP इंक्रीज मिलेगा जब भी ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का बच्चा होगा, ठीक है। तो आपको ICP चेक करना है, ठीक है। एसेप्टिक टेक्निक अपनानी है, एसेप्टिक टेक्निक, और इन्फेक्शन के लिए बच्चे को चेक करना है। यह आपके पोस्ट ऑपरेटिवली ये 3 मेजर वर्क है। फिर नेक्स्ट बात करें अपन, और क्या करना होता है पोस्ट ऑपरेटिव में, मेजरिंग हेड सर्कमफ्रेंस डेली एसेंशियल। आपको हेड सर्कमफ्रेंस जो होता है, बच्चे का हेड है, ठीक है, उसको क्या करना है, मेजर करना है, क्योंकि वेंट्रिकुलोमेगली हो रहा था, उस वजह से बच्चे का हेड भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो पर डे डेली क्या करना है, हेड सर्कमफ्रेंस चेक करना होता है। बर्थ के समय हेड सर्कमफ्रेंस, ये आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बर्थ के समय कितना होता है हेड सर्कमफ्रेंस। बात करें अपन एट बर्थ, तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए 33 to 35 सेंटीमीटर क्या होता है, एट बर्थ हेड सर्कमफ्रेंस होता है,
ठीक है। हेड बच्चे का बड़ा होता है बर्थ के समय और चेस्ट क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस के अंदर डायमीटर की बात करें तो चेस्ट सर्कमफ्रेंस कम होता है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है 30 to 33 सेंटीमीटर, ठीक है। ये होता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस, सीसी। चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होता है 32 से लेके 33 सेंटीमीटर, और हेड सर्कमफ्रेंस होता है 33 से 35 सेंटीमीटर। तो हेड बड़ा हुआ, ठीक है। और 1 साल का जब ये बच्चा हो जाता है तो हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और फिर बाद में हेड सर्कमफ्रेंस रुक जाता है और चेस्ट सर्कमफ्रेंस बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। तो मेजरिंग हेड सर्कमफ्रेंस डेली एसेंशियल नर्सिंग इंटरवेंशन इन द प्लान ऑफ केयर आफ्टर क्लोजर ऑफ न्यूबॉर्न माइलोमेनिंजोसिल। माइलोमेनिंजोसिल की सर्जरी के बाद में डेली हेड सर्कमफ्रेंस चेक करना जरूरी है। फिर बात करें द सर्जिकल क्लोजर ऑफ द सेक डिक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एंड एलिमिनेट्स ए रूट बाई विच स्पाइनल फ्लूइड ड्रेन, ठीक है। जब भी सर्जिकल क्लोजर करेंगे सेक को तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्टिव सरफेस को डिक्रीज कर देता है एंड एलिमिनेट्स ए रूट बाई विच, जिसके थ्रू स्पाइनल फ्लूइड ड्रेन होता है। फिर नेक्स्ट बात करें मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर एन इन्फेंट विद माइलोमेनिंजोसिल। जो माइलोमेनिंजोसिल का बच्चा है उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, प्लेसिंग द इन्फेंट विद इन द प्रोन पोजिशन, ठीक है। अपन ने पढ़ लिया कि कौन सी पोजीशन देनी है माइलोमेनिंजोसिल वाले को जब ऑपरेट होने के बाद में। मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर एन इन्फेंट विद माइलोमेनिंजोसिल, ठीक है। कौन सी पोजीशन देनी है उसको, प्रोन पोजीशन देनी है। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी टाइम पूछा गया है। फिर बात करें प्रोन पोजीशन क्या मिलेगा, उससे क्या फ़ायदा होगा। प्रोन पोजीशन इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर प्रिवेंटिंग प्रेशर ऑन द सेक। उस वजह से क्या होगा, जो सेक हुआ है उस पर प्रेशर नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट बात करें प्रिवेंट ट्रॉमा टू द सेक इज द प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर एन इन्फेंट विद माइलोमेनिंजोसिल बिफोर सर्जिकल करेक्शन। जब मान लो बच्चे की सर्जरी होने वाली है तो उससे पहले आपको क्या करना है, सेक को प्रिवेंट करके रखना है कि वो रप्चर नहीं हो जाए, इसलिए उसको प्रोन पोजीशन में लेटाना है। फिर नेक्स्ट बात करें ए मेनिंजोमाइलोसिल इज ए थिनली कवर्ड, ये पतली परत से कवर रहता है एंड फ्रेगाइल होता है कि क्योंकि इससे थोड़ा सा भी कुछ टच हुआ तो ये टूट सकता है। फ्रेगेबिलिटी मतलब उसको वो ऐसा हो चुका है, जर्जर हो चुका है, ठीक है, वो टूट सकता है कभी भी। ट्रोमा टू द सेक कैन डैमेज, यदि ट्रोमा हो गया सेक के तो डैमेज फंक्शनिंग न्यूरल टिश्यू, जो फंक्शन करने वाली जो न्यूरल टिश्यू है जो अभी वर्क कर रही है वो क्या हो जाएगी, उनके अंदर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ट्रोमा हो जाएगा। एन इंटेक्ट सेक रिड्यूस पोटेंशियल पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यदि आप उस सेक को प्रिवेंट करके रखोगे ट्रोमा से तो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, आपको बच्चे को क्या बेनिफिट मिलेगा कि उसके अंदर इन्फेक्शन के चांस कम हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएंगे। यदि आपने नहीं बचाया सेक को सर्जरी से पहले तो वो क्या हो सकता है, रप्चर हो जाएगा और उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक रास्ता मिल जाएगा उसके अंदर एंटर करने के लिए, पोर्टल ऑफ एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें अपन अब नर्सिंग एडवाइस फॉर इन्फेंट हु हैज सर्जिकल रिपेयर। अब क्या हो चुकी है, आपको नर्सिंग एडवाइस देनी है, ऐसा बच्चा है जिसको माइलोमेनिंजोसिल की सर्जरी हो चुकी है, नीड्स फॉलोअप केयर। आपको बताना है कि बच्चे को वापस से दिखाने के लिए लाना है, तो फॉलोअप केयर मतलब वापस दिखाना है, ठीक है। नीड्स फॉलोअप केयर विद ए वेराइटी ऑफ एससीपी, ठीक है। एक डॉक्टर को ना दिखा के अलग अलग स्पेशलिस्ट को बच्चे को दिखाना है, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। एक जैसे कि न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, फिजिकल थेरेपिस्ट को, क्योंकि उसके हिप इंस्टेबिलिटी हो रही थी, उस वजह से क्या होगा, लेग के मूवमेंट्स में दिक्कत आएगी, पैरालिसिस। तो फिजियोथेरेपिस्ट को भी दिखाना है बच्चे को, न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाना है। तो उससे क्या होगा, टू मैनेज द चाइल्ड कंडीशन ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ताकि बच्चे की आगे जाके क्या अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होनी है तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए अलग अलग एचसीपी को दिखाना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दिखाना है। ऐसे नहीं कि न्यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाना है, फिजियोथेरेपिस्ट को भी दिखाना है, ठीक है। उस वजह से बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई दिक्कत नहीं आए। फिर बात करें नर्सिंग डिस्चार्ज टीचिंग ऑफ ए न्यूबॉर्न विद सर्जिकली रिपेयर्ड माइलोमेनिंजोसिल, ठीक है। माइलोमेनिंजोसिल की सर्जरी होगी, उसके बाद में क्या नर्सिंग टीचिंग रहेगी, इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू डू पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू द इन्फेंट लोअर एक्सट्रीमिटीज़, क्योंकि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में अपन ने एक कंडीशन पढ़ी थी पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया मतलब होता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का
क्या हो जाना, पैरालिसिस हो जाना। तो अब उसके अंदर पैरालिसिस हो गया तो उसको वापस से उसके मूवमेंट्स लाने के लिए अपने को उसको एक्सरसाइज करवानी है, पैसिव एक्सरसाइज करवानी है। मतलब बच्चा खुद नहीं करेगा, आप उसके पैरों से एक्सरसाइज करवाओगे तो उसको बोलेंगे पैसिव एक्सरसाइज। पैसिव एक्सरसाइज का मतलब है उसके अंदर बच्चे को खुद की एनर्जी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं पैसिव एक्सरसाइज। एक्टिव एक्सरसाइज का मतलब होता है बच्चा खुद यदि अपनी एनर्जी का यूज़ करके यदि एक्सरसाइज करता है तो उसको एक्टिव एक्सरसाइज बोलेंगे। यदि पैसिव एक्सरसाइज उसको बोलेंगे जो किसी की सहायता से खुद की एनर्जी के बिना एक्सरसाइज हो जाए, उसको बोलते हैं पैसिव एक्सरसाइज। तो पैसिव एक्सरसाइज में क्या, मूवमेंट्स करवाने पैरों के ताकि वापस से मूवमेंट्स आए जो कि लॉस हो चुके हैं। तो इंस्ट्रक्ट करना है उसके घर वालों को, ठीक है, सर्जरी के बाद में कि इंस्ट्रक्ट ऑन हाउ टू डू, कैसे पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाने टू द इन्फेंट लोअर एक्सट्रीमिटीज। नेक्स्ट बात करें, द अफेक्टेड लिम्स शुड बी एक्सरसाइज टू प्रमोट सर्कुलेशन एंड प्रिवेंट एट्रोपी। जब पैसिव एक्सरसाइज करवाएंगे उससे क्या होगा कि वहाँ का जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज होगा। जब भी अपन एक्सरसाइज करते हैं तो अपने मसल्स के यहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरह बच्चे की लेग्स में भी ब्लड सप्लाई अच्छी होगी और एट्रोफी वाली कंडीशन दूर हो जाएगी, क्योंकि यदि अपन किसी चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं तो वो उसका डेवलपमेंट कम होता है, ठीक है। तो बच्चे का यदि मूवमेंट टाइमली करवाते रहेंगे तो उसके लेग्स के अंदर एट्रोफी कंडीशन, वो छोटे रह सकते हैं, पतले रह सकते हैं, थिन रह सकते हैं, कमज़ोर बन सकते हैं, वीक हो सकते हैं। यदि वो क्योंकि पैरालाइज हो चुका है तो बच्चा तो यूज़ करेगा नहीं, तो आपको ही उसको एक्सरसाइज करवानी है पैसिव टाइप की। तो नेक्स्ट बात करें, एक्सेसिव CSF इन द क्रेनियल कैविटी कॉल्ड हाइड्रोसिप्लस। जब एक्सेसिव अमाउंट में यदि क्रेनियम कैविटी के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है आपका, ठीक है। तो क्रेनियम कैविटी के अंदर यदि एक्सेसिव CSF हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोसिप्लस। इज द मोस्ट कॉमन एनोमली एसोसिएटेड विद माइलोमेनिंजोसिल। माइलोमेनिंजोसिल के साथ में हाइड्रोसिप्लस मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। मेनिंजोसिल, माइलोमेनिंजोसिल के साथ प्लस हाइड्रोसिप्लस, ये दोनों कंडीशन मोस्ट कॉमनली देखने को साथ में मिलती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से क्लियर करना है कि ये दोनों कंडीशन साथ में देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें, आफ्टर सर्जिकल रिपेयर ऑफ माइलोमेनिंजोसिल पोजीशन यूज्ड टू प्रिवेंट मस्कुलर डिफॉर्मिटी इन द इन्फेंट। बच्चे के अंदर मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम नहीं हो, डिफॉर्मिटी नहीं हो, उसके बाद में कौन सी पोजीशन देनी है बच्चे को, ये अभी एम्स ऋषिकेश 2020 के अंदर ये रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि सर्जरी हो गई बच्चे की माइलोमेनिंजोसिल की, उसके बाद में कौन सी पोजीशन देनी है। अलाउ द हिप टू बी एबडक्टेड, ठीक है, प्रोन, ठीक है, एबडक्टेड होना चाहिए। हिप कैसे होनी चाहिए, एबडक्टेड मतलब होता है कि कोई तकिया लगा देंगे, पिलो अपन रख देंगे पैरों के बीच में, बिटवीन लेग्स अपन क्या रख देंगे, पिलो, ठीक है। उस वजह से क्या रहेंगे, पैर दूर रहेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं एबडक्टेड। मिड लाइन से यदि अपने हाथ या अपने पैर, ठीक है, वो दूर रहते हैं तो उसको बोलते हैं एबडक्शन। क्या बोलते हैं उसको, एबडक्शन। एडक्शन होता है यदि मिड लाइन के पास में यदि अपन अपने पैर को, अपने हैंड्स को अपन साथ इधर रखते हैं, मिड लाइन में रखते हैं, तो उसको बोलेंगे एडक्शन। और एबडक्शन मिड लाइन से दूर, अवे फ्रॉम मिड लाइन क्या हो जाएगा, एबडक्शन हो जाएगा। तो मिड लाइन से दूर रखना है पैरों को, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटीज को मिड लाइन से दूर रखने को बोलते हैं एबडक्शन। तो हिप को एबडक्ट करके रखना है, कोई भी अपन बीच में पिलो रख देंगे जिससे एबडक्ट रहेगा, ठीक है। इस तरह से मान लो ये पैर हैं, यहाँ मैंने पिलो रख दिया, तो इससे क्या होगा, ये एबडक्ट हो गया, दूर दूर हो गए पैर, तो एबडक्शन वाली पोजीशन रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग रिपेयरिंग माइलोमेनिंजोसिल। माइलोमेनिंजोसिल की यदि आपने सर्जरी होगी उसके बाद में डिस्चार्ज प्लानिंग टीचिंग क्या करोगे, डेली केयर रिक्वायर्ड बाय इन्फेंट। आपको घर वालों को बताना, उसके जो केयर प्रोवाइडर हैं, साथ में उसकी फैमिली है, उसको बताना है कि बच्चे की डेली केयर करनी है, ठीक है, रूटीन केयर करनी है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बॉल ब्लडर भी कंट्रोल में नहीं है, तो यूरिन, फीकल मैटर क्या रहेगा उसके सराउंडिंग रहेगा। तो डेली केयर करोगे, क्लीनिंग करोगे तो इन्फेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, चिल्ड्रन विद माइलोमेनिंजोसिल आर प्रोन टू UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि बच्चे के अंदर यूरिन
आता ड्रिबलिंग होती रहेगी, ठीक है, उसके कंट्रोल में नहीं है। तो बार बार यदि उसके जो क्लोथ्स हैं उसको चेंज नहीं करेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा और वो ब्लैडर तक पहुँच जाएगा। उसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो यूरिन का जो मार्ग है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाना क्या कहलाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और फाउल स्मेलिंग, और उसके यूरिन में क्या हो जाएगी, बहुत बदबू आएगी, यूरिन आएगी। वन सिम्टम, ये यूटीआई का सिम्टम है, तो इसका भी अपने को ध्यान रखना है। फिर है चिल्ड्रन विद माइलोमेनिंजियल आर एट रिस्क, हाई रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ लेटेक्स एलर्जी, ठीक है, लेटेक्स से एलर्जी देखने को मिलती है। जो बच्चे माइलोमेनिंजियल के होते हैं आर एट हायर रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ लेटेक्स एलर्जी। आपको ये ध्यान रखना है, लेटेक्स वाली जो भी चीज़ें हैं लेटेक्स प्रोडक्ट से बनती है उसमें एलर्जी होती है बच्चे के अंदर, बिकॉज ऑफ रिपीटेड एक्सपोजर टू लेटेक्स प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग सर्जरी एंड ब्लैडर कैथेटराइजेशन। क्योंकि जो कैथेटर डालते हैं अपन पेनिस के अंदर, कैथेटर डालते हैं ताकि वो यूरिन ब्लैडर तक पहुंच जाएगा और वहाँ से यूरिन को निकाल देगा, ठीक है। तो वो भी क्या बना होता है, लेटेक्स का बना होता है, ठीक है। और सर्जरी के अंदर जो भी अपन यूज़ कर रहे हैं, ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं, वो सब भी लेटेक्स के बने होते हैं। क्रॉस रिएक्शन, ठीक है, टू फाउंड फूड आइटम से भी रिएक्शन हो सकती है, जैसे कि बनानाज, बच्चे को बनानाज भी नहीं देना है, कीवी फ्रूट है, चेस्टनट है और एवोकाडोज है, और ये जो फ्रूट्स हैं इनसे भी, बनाना हो गया, इनसे भी क्या होती है, बच्चे को एलर्जी होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये बच्चे से दूर ही रखने हैं। फिर नेक्स्ट बात करें, अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ इन्फेंट्स डायग्नोज विद माइलोमेनिंजियल हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। जो मानसिक जो सोचने की, विचार करने की जो क्षमता होती है उसको इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बोला जाता है। उसके अंदर क्या हो जाएगी, डिसेबिलिटी हो जाएगी, सोचने समझने की, कोई भी कार्य करने की, तो उसके अंदर दिक्कत आएगी बच्चे को। 1/3 केस में देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन आके आता है। फिर बात करें, बट द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी इज वेरिएबल, वो सीवियर भी हो सकती है, माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, उसका तो उस पर डिपेंड है कि बच्चे की किस टाइप का स्पाइना बाइफिडा है, ठीक है, ओकुल्टा है, माइलोमेनिंजियल है, मेनिंजियल है, रेकिसकाइसिस है, उस पर डिपेंड है कि उसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की डिग्री कौन सी होगी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इन नियोनेट के अंदर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को चेक करना भी मुश्किल है, क्योंकि बच्चा तो नियोनेट होता है, नियोनेट का मतलब होता है 1 मंथ्स का बच्चा, ठीक है, बर्थ से लेके 29 डेज का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं अपन नियोनेट, ठीक है। अर्ली नियोनेट होता है 1 to 7 डेज, 1 to 7 डेज का जो बच्चा होता है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं अर्ली नियोनेट। और जो लेट नियोनेट होता है वो 8 से 29 डेज का जो हो गया वो उसको बोलते हैं लेट नियोनेट्स। तो लेट वाला 8 से 29 दिन का लेट नियोनेट। तो लेट नियोनेट, तो नियोनेट के अंदर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को पता करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट बात करें, द नर्स प्लेसेस द नियोनेट विद माइलोमेनिंजियल इन एन आइसोलेटी। ये वर्ड स्टूडेंट्स आपके लिए नया होगा, जो भी काफ़ी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, और ये सबके लिए नया है। आइसोलेटी आपने देखा भी अच्छे से, ठीक है। आइसोलेटी आप सोच रहे हैं क्या, ये इनक्यूबेटर को ही आइसोलेटी बोला जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इनक्यूबेटर, ठीक है। एक बॉक्स जैसा आपने देखा होगा इस तरह से, उसके जो होलो होते हैं इस तरह से, इसके अंदर बच्चा होता है, ठीक है, इस तरह से एक इमेज देखी होगी आपने, ठीक है, उसी को बोला जाता है आइसोलेटी। इनक्यूबेटर को ही आइसोलेटी बोला जाता है। शॉर्टली आफ्टर बर्थ हेल्प टू मेंटेन द इन्फेंट टेम्परेचर। बच्चे को इंक्यूबेटर में रखना है। आइसोलेटी का मतलब है इंक्यूबेटर, बच्चे को इंक्यूबेटर में रखना है ताकि बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहे। बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट द नियोनेट कैन नॉट बी बंडल्ड इन हिज ब्लैंकेट, क्योंकि बच्चे के डिफेक्ट है, बच्चे के पीछे की तरफ क्या है, सेक बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो आप किसी भी कपड़े के अंदर, क्लोथ्स के अंदर, लेनिन के अंदर यदि उसको रैप करोगे ठंड से बचाने के लिए, तो वो क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है, प्रेशर उस पर पड़ेगा। तो बच्चे को इंक्यूबेटर में रखना है, प्रोन पोजीशन में। आपको कोई भी उसको ठंड से बचाने के लिए आप उसको कपड़े में रैप नहीं कर सकते, उसको लपेट नहीं सकते, उस वजह से प्रेशर पड़ सकता है, किसी भी वजह से वो रप्चर हो सकता है, सेक, ठीक है। इसलिए आपको किस में रखना है, इंक्यूबेटर में रखना है, ठीक है।
इंक्यूबेटर को क्या बोलते हैं? आइसोलेटी। आपको एग्जाम में इमेज दे देगा और उसमें ये भी लिखा सकता है, इसमें से बताओ कि आइसोलेटी का कौन सा इमेज है, तो आपका करेक्ट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि द नर्सिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन फॉर एन इन्फेंट हु कम्स विद ए प्रॉब्लम ऑफ माइलोमेनिंजियोसिल एंड हाइड्रोसिप्लस। एक बच्चा आया जिसके माइलोमेनिंजियोसिल कंडीशन भी थी और हाइड्रोसिप्लस भी थी विद वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट, और उसके वीपी शंट भी लगा हुआ था, वीपी शंट। ठीक है, ये मान लो ये ब्रेन है, ये पेरिटोनियल कैविटी है, यहाँ से यदि इस तरह से शंटिंग कर देंगे तो उसको बोल देंगे वीपी शंट। ठीक है, उसके वीपी शंट है एंड दे हैव सिम्टम ऑफ वोमिटिंग, पुअर फीडिंग। और बच्चे के क्या दिखाई दे रहा है आपको? वो वोमिटिंग कर रहा है, उसको अच्छे से वो खाना नहीं खाता है, लेथार्जी वाली कंडीशन और इरिटेबिलिटी। यदि आपके साथ बच्चे आपके पास इस कंडीशन के साथ आता है कि उसके कैसी कैसी कंडीशन है, उसके माइलोमेनिंजियोसिल भी है, उसके हाइड्रोसिप्लस भी है, उसके वीपी शंट भी लगा हुआ है, तो वो दे है उसके क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? वोमिटिंग होगी, फीडिंग होगी, पुअर फीडिंग होगी, बच्चे अच्छे से मिल्क को सक नहीं कर पाएगा, मिल्क नहीं पी पाएगा, लेथार्जी होगी और इरिटेबिलिटी। फिर नेक्स्ट बात करें वेट द चाइल्ड, तो वेट द चाइल्ड हेल्प इन डिटरमाइन द सीवियरिटी ऑफ डिहाइड्रेशन फॉर्म ऑफ वोमिटिंग। बच्चे के अंदर क्या करना है आपको? फिर बच्चे का वेट चेक करना है, क्योंकि बच्चे के अंदर वोमिटिंग हो रही है और पुअर फीडिंग, अच्छे से खाना भी नहीं खा रहा है, मिल्क भी अच्छे से सक नहीं कर रहा है। ठीक है, पुअर फीडिंग बोलेंगे। यदि ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी, वोमिटिंग, पुअर फीडिंग, तो बच्चे का वेट क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वेट चेक करना है बच्चे का, तो वेट द चाइल्ड हेल्प इन डिटरमाइन द सीवियरिटी ऑफ डिहाइड्रेशन। उससे आप पता लगा सकते हैं कि कितना सीवियर कंडीशन हो चुकी है बच्चे की। यदि वेट बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं बच्चे की बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, डिहाइड्रेशन कंडीशन है। फिर ऑब्टेन वाइटल साइन, फिर आपको क्या करना है? वेट चेक करने के बाद उसके टेम्परेचर, बीपी पल्स चेक करना है। असेस फॉर इन्फेक्शन, ताकि आप टेम्परेचर चेक करोगे तो इन्फेक्शन का पता चल जाएगा। सच एज एलिवेटेड टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। कुशिंग ट्राइड, जैसे कुशिंग ट्राइड आपने पढ़ा होगा आईसीपी जब पढ़ते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, उसके अंदर 3 चीज़ें का हम पढ़ते। ट्राइड मतलब होता है 3 सिम्टम्स को, यदि साइन सिम्टम एक साथ पढ़ रहे हैं तो उसको ट्राइड बोलते हैं स्टूडेंट। तो कुशिंग ट्राइड इंक्रीज आईसीपी के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि सिस्टोलिक जो प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज मिलेगा और रेस्पिरेशन डिक्रीज मिलेगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कुशिंग ट्राइड। फिर नेक्स्ट बात करें लिसन टू बाउल साउंड, बच्चे की जो बाउल मूवमेंट है वो सुनने हैं। फॉर पेरिटोनाइटिस, क्योंकि यदि पेरिटोनाइटिस, क्योंकि इसके अंदर वीपी शंट लगा हुआ है। देखो अपन ने बात की माइलोमेनिंजियोसिल का बच्चा है, माइलोमेनिंजियोसिल के साथ आया और उसके हाइड्रोसिप्लस भी है और उसकी पेरिटोनियल शंट है। तो उसके अंदर यदि यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, पेरिटोनियम लेयर का इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। ठीक है, पेरिटोनाइटिस को पता करने के लिए कि बच्चे के अंदर, क्योंकि वीपी शंट लगा हुआ है तो उस शंट के कारण पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो पेरिटोनाइटिस कंडीशन को चेक करने के लिए उसके बाउल साउंड को चेक करना है। फिर बात करें हाई पिच क्राई और बल्जिंग फोंटली जे साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी, यदि बच्चा जोर से रोता है, हाई पिच साउंड, बहुत चिल्ला के रोता है और उसके बल्जिंग हो रहा है, जो फोंटली होता है वो एंटीरियर फोंटली जिसको ब्रेगमा बोलते हैं, यदि वो इस तरह से एलिवेटेड है तो वो भी इंक्रीज आईसीपी का साइन है। तो यदि ये माइलोमेनिंजियोसिल हाइड्रोसिप्लस का कंडीशन बच्चा आता है तो उसको आपको इस तरह से चेक करना है कि उसके टेम्परेचर, बीपी, उसका वेट चेक करना है, उसका बाउल साउंड चेक करना है और उसका बल्जिंग फोंटली उसके अंदर देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके स्टूडेंट्स एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वहाँ आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एम्स के अंदर इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1 लाइनर आते हैं। ठीक है, और आप यदि एनक्लेक्स लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आपको ये सब पढ़ना ही मस्ट है। फिर बात करें पोजिशनिंग टू माइलोमेनिंजियोसिल बिफोर सर्जरी। ठीक है, अनरिपेयर्ड, यदि अच्छे से रिपेयर्ड, अभी रिपेयर्ड नहीं हुआ है, सर्जरी से पहले कौन सी पोजीशन देनी है? द इन्फेंट कीप्ड फ्लैट, पोजिशनिंग टू माइलोमेनिंजियोसिल अनरिपेयर्ड और बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले द इन्फेंट इज कीप्ड इन फ्लैट, प्रोन पोजीशन देनी है, फ्लैट सीधे रखेंगे,
टू डिक्रीज द टेंशन, सेक पे टेंशन नहीं पड़े, ये अपन ने पढ़ लिया स्टूडेंट। दिस अलाउ फॉर ऑप्शन पोजिशनिंग ऑफ द हिप नी फिट बिकॉज ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम आर कॉमन। इसी वजह से क्या होगा, दिस अलाउ फॉर ऑप्टिमल पोजिशनिंग फॉर द हिप नी एंड फिट। इस वजह से क्या होगा, यदि अपन प्रोन लेटाएंगे और सीधे लेटाएंगे, फ्लैट लेटाएंगे, तो उस वजह से जो हिप की, नी की और फिट की जो प्रॉब्लम होती है, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम होते हैं, वो देखने को नहीं मिलेगी, फिर जो कि कॉमन होती है। पोजीशन को सी प्रोन पोजीशन विथ हिप एबडक्शन, ये बेस्ट है। यह आपको हमेशा याद रखना है कि हिप भी एबडक्ट रहना चाहिए और पोजीशन प्रोन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रिवेंट यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपने पढ़ा था कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, बच्चे के अंदर यूरिन के अंदर फाउल स्मेलिंग आएगी, बदबू आएगी, ठीक है, इन माइलोमेनिंजियोसील। तो उसके लिए क्या करना है, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, एडुक्वेट फ्लूइड इनटेक। बच्चे को फ्लूइड क्या देना है, भरपूर मात्रा में देना है, एडुक्वेट फ्लूइड इनटेक। यूरिक एसिडिफिकेशन, क्योंकि एल्कलाइन हो जाएगा यूरिन एल्कलाइन रहेगा, तो एल्कलाइन कंडीशन के अंदर क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए यूरिन एसिडिफिकेशन रखना है। बच्चे को विटामिन सी देना है, विटामिन सी की क्या करता है, यूरिन को एसिडिक नेचर प्रोवाइड करवाएगा, इसलिए अपन बोलते हैं कि आप लेमन का शिकंजी पिएं, लेमन जूस पिएं, उस वजह से क्या होता है, यूरिन होता है वो एसिडिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, उसका एसिडिक नेचर हो जाएगा। इसलिए जो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे कि नींबू हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, उस वजह से यदि बच्चे को देंगे तो उस वजह से उसका यूरिन एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि एल्कलाइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है एल्कलाइन नेचर ऑफ यूरिन। तो अपने को एसिडिफिकेशन करके रखना है यूरिन को। फ्रीक्वेंट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर, बार जल्दी से उसको ब्लैडर को खाली करवा देना है, भरा नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। यूज क्रेडी मैन्योवर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्रेडी मैन्योवर क्या होता है, ठीक है। क्रेडी मैन्योवर क्या होता है, मान लो ये बनाया मैंने आपके सामने एक ब्लैडर, ठीक है, ये यूरिथ्रा हो गया, ये ओपनिंग हो गई और ये ब्लैडर है, ठीक है, ब्लैडर। इस ब्लैडर पे यदि अपन पुश करते हैं हाथ से मैनुअली, यदि इस तरह से पुश कर देंगे तो यदि ये भरा हुआ रहेगा, इसके अंदर यूरिन रहेगा, तो अपन पुश करेंगे तो ये यूरिन इधर से निकल जाएगा, ठीक है, यूरिन इस तरह से पास आउट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्रेडी मैन्योवर। यदि आप मैनुअली यदि प्रेस करते हो किसको, यूरिनरी ब्लैडर को, और प्रेस करने पे यूरिन का पास आउट हो जाना, तो उसको बोलते हैं क्रेडी मैन्योर, ठीक है। क्रेडी मैन्योर क्या होता है, यूरिन पास आउट कराने में एक मैकेनिकली अपन हैंड को प्रेस करते हैं ब्लैडर पे, उससे यूरिन बच्चे का पास हो जाएगा, उससे बच्चे को हेल्प मिल गई, एक हेल्प हो गई कि यूरिन को पास आउट करने में, ठीक है, तो उसको बोल दिया क्रेडी मैन्योर, ठीक है। फिर बात करें है हाई पिच क्राई इज वन ऑफ साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी। अपन ने पढ़ लिया ये कि हाई पिच यदि क्राई होता है, बच्चे जोर से चिल्ला के रोता है, तो वो किसका साइन है, इंक्रीज आईसीपी का। दैट में इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ चेरी माल फॉर्मेशन एंड माइलोमेनिंजियोसील। वो किसको इंडिकेट करता है, चेरी माल फॉर्मेशन को और माइलोमेनिंजियोसील को ये करता है। चेरी माल फॉर्मेशन आप हाइड्रोसिप्लस का जो वीडियो है अपना, उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। फिर बात करें नर्सिंग प्लान ऑफ केयर फॉर एन इन्फेंट विद माइलोमेनिंजियोसील एंड द पेरेंट्स हु हैव जस्ट बीन इन्फॉर्म्ड द इन्फेंट डायग्नोसिस। ये नर्सिंग प्लान क्या होना चाहिए जब इन्फेंट माइलोमेनिंजियोसील का हो एंड द पेरेंट्स हु हैव जस्ट बीन इन्फॉर्म्ड, और आप उसके बच्चे जो पेरेंट्स हैं इन्फेंट के जिसके माइलोमेनिंजियोसील है, उसको अभी पता चला है कि हमारे बच्चे के क्या है, माइलोमेनिंजियोसील है, तो क्या करना है, आपको क्या बोलना है पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स क्या हो जाएंगे, एकदम से डर जाएंगे, फियर कंडीशन हो जाती है, एंजाइटी कंडीशन हो जाती है, जैसे पेरेंट्स को पता चलता है कि हमारे बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम है। ये यूजुअली देखा जाता है, कोई भी यदि कंजेनिटल प्रॉब्लम है बच्चे को हो जाती है, जब डॉक्टर डायग्नोस कर लेता है कि ये बच्चे को प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स पूछते हैं कि हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम हुई, तो उनके अंदर एंजाइटी हो जाएगी। यदि अपन ऐसे बता देंगे कि ये बहुत सीवियर है और उसके अंदर ऐसा हो जाएगा, तो इस तरह से नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है, उनको प्रोत्साहित करना है, एम्फेसाइज द इन्फेंट नॉर्मल एंड पॉजिटिव फीचर, कि बच्चा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे जाके ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उनके पेरेंट्स को सांत्वना देनी है, ठीक है, क्योंकि वरना वो क्या हो सकते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन कंडीशन के अंदर पेरेंट्स जा सकते हैं, ठीक है।
फिर नेक्स्ट बात करें, एक्सेसिव CSF इन द क्रेनियल कैविटी कार्ड हाइड्रोसिप्लस इज द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद मेनिंजोमाइलोसिल। ये अपना पॉइंट क्लियर हो चुका है। फिर नेक्स्ट बात करें माइक्रोसिपेली। जो माइक्रोसिपेली वर्ड का मतलब होता है हेड का छोटा हो जाना, हेड स्मॉल। जब छोटा माइक्रोसिपेली, जब छोटा हेड हो जाएगा तो उसको बोल देंगे माइक्रोसिपेली। और मैक्रोसिपेली क्या होता है, जब बड़ा हो जाता है, हेड का बड़ा होना मैक्रोसिपेली, हेड का छोटा होना माइक्रोसिपेली। माइक्रोसिपेली क्या होता है, इज एन एबनॉर्मल स्मॉल हेड, स्मॉल हेड इज एसोसिएटेड विद मैटरनल एक्सपोजर टू रूबेला और साइटोमेगलोवायरस। यदि मदर की यदि रूबेला कंडीशन है और साइटोमेगलोवायरस से यदि इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो उस कंडीशन में माइक्रोसिफेली बच्चा देखने को मिलता है। बच्चे का हेड क्या हो जाएगा, छोटा देखने को मिलेगा। जबकि मैक्रोसिफेली कब देखने को मिलता है, जब मदर के डायबिटीज़ कंडीशन होती है। तो जब जिस मदर के डायबिटीज़ है तो उसके बच्चे का क्या देखने को मिलता है, ज़्यादातर जो हेड होता है वो बड़ा देखने को मिलता है। और बच्चा भी मैक्रोसोमिया कंडीशन का देखने को मिलता है, मतलब बच्चे का वेट ज़्यादा होता है, 4 kg से ज़्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं मैक्रोसोमिया वर्ड बोलते हैं, ठीक है, मतलब बच्चे का वेट ज़्यादा है और उसके अंदर बच्चे का हेड भी बड़ा ही देखने को मिलता है। और जबकि रूबेला और साइटोमेगलोवायरस इन्फेक्शन यदि मदर के अंदर है तो उसके अंदर क्या मिलेगा, बच्चे का हेड छोटा मिलेगा, ठीक है, माइक्रोसिफेली कंडीशन। अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ इन्फेंट डायग्नोज्ड विद माइलोमेनिंजियल हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, क्लियर है, ये अपन ने पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट बात करें, द नर्स प्लेसेस द इन्फेंट्स न्यूनेट्स विद माइलोमेनिंजियल इन आइसोलेटी, क्लियर है, ये भी अपन ने पढ़ लिया। द आइसोलेट इनक्यूबेटर क्या होता है, द नर्स प्लेसेस द न्यूनेट विद माइलोमेनिंजियल को आइसोलेट इनक्यूबेटर के अंदर रखना है शॉर्टली आफ्टर बर्थ के बाद में, तुरंत बर्थ के बाद में, टू हेल्प मेंटेन द टेम्परेचर, ताकि बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहे। द आइसोलेट इनक्यूबेटर कैन बी मेंटेन्ड एट हायर टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए उसका, हायर होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए, हेल्पिंग टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ न्यूनेट हु कैन नॉट बी ड्रेस्ड और बंडल्ड। क्योंकि बच्चे को अपन रेप नहीं कर सकते, बंडल नहीं कर सकते, इसलिए आपको टेम्परेचर कैसा रखना है, हाई रखना है। फिर नेक्स्ट बात करें, पोजीशन यूज टू प्रिवेंट मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करने के लिए अपन हिप को एबडक्ट करके रखेंगे। तो इस तरह से अपन ने ये ओवरव्यू देखा लास्ट में कि किस तरह से अपने को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनक्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट है वो यही है स्टूडेंट्स, जिसको अपन ने वापस से ओवरव्यू किया। The most important aspect of the discharge planning for infant who is undergoes myelomeningocele, ठीक है, जिसके माइलोमेनिंजियोसिल के लिए डिस्चार्ज किया गया है रिपेयर करने के बाद, टू इंश्योर दैट पेरेंट्स अंडरस्टूड व्हाट द डेली केयर ऑफ देयर इन्फेंट इन्वॉल्व एंड प्रोवाइड टीचिंग डेली केयर, ठीक है। तो डेली केयर के लिए उनको बोल देना है, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी डिस्चार्ज करो बच्चे को, ठीक है, माइलोमेनिंजियोसिल की जब सर्जरी हो जाए उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डिस्चार्ज के बाद है, तो आपको बताना है कि इन्फेंट को क्या करना है, प्रोवाइड करानी है कि डेली केयर, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, चिल्ड्रन विथ माइलोमेनिंजियोसिल आर प्रोन टू यूटीआई, क्लियर है, यूटीआई होने के चांसेस होते हैं। चिल्ड्रन विद माइलोमेनिंजियोसिल आर हाई रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ लेटेक्स एलर्जी, ये भी अपना क्लियर है। फिर क्रॉस रिएक्शन हो रही थी बनाना कीवी से, ये अपना ओवरव्यू है। लास्ट में अपन किसी भी चीज़ को समराइज करेंगे तो वो अपने लिए हेल्पफुल होता है स्टूडेंट। तो लेटेक्स से एलर्जी हो जाना, ठीक है, यूटीआई हो जाना, इन्फेक्शन बच्चे के अंदर, पेरेंट्स को बोलना है कि डेली केयर करवानी है, तो ये अपने को ज़रूरी है।